नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो बात करेंगे आपके लेसन नंबर 3 है अनुवांशिकी के बारे में, उसका पार्ट नंबर 2 और आज उसका लास्ट पार्ट है। तो देख लेते हैं, आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, वो जरूर देख लें क्योंकि उसके बाद ही ये लेसन आपको आगे समझ में आएगा। और ये आज वाला पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से 100% आता ही आता है बोर्ड के अंदर। तो आप आगे देख लेते हैं क्या है इस लेसन के अंदर। अगला जो पार्ट है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर है मेंडल के वंशागति के नियम। यानी मेंडल ने जो नियम दिए थे, कौन कौन से नियम दिए थे, अपने जो प्रयोग किया उद्यान मटर के ऊपर, जो उसने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग करने के बाद में कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, कुछ नियम बनाए, वो कौन कौन से थे उसके बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मेंडल के उद्यान मटर पर संकर प्रयोगों द्वारा, यानी मेंडल ने उनका संकर प्रयोग करवाया, कुछ नियम प्रतिपादित किए, उन्हें मेंडल के वंशागति के नियम या अनुवांशिकता के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम या अनुवांशिकता के नियम कहते हैं। तो परिभाषा में पूछ ले मेंडल के वंशागति के नियम या अनुवांशिकता के नियम, तो आपको ये लिखना है मेंडल ने उद्यान मटर पर संकर प्रयोग द्वारा कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, उन्हें वंशागति के नियम या अनुवांशिकता के नियम कहते हैं। कौन कौन से थे? देखो 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवन का नियम। तो ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे एक एक अब देख लेते हैं इसके। प्रभाविता का नियम क्या है, फिर देखें पृथक्करण का और अपवन का नियम। तो देखते हैं सबसे पहला नियम प्रभाविता का नियम। क्या नियम है? देखो, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण मतलब जैसे मान लो पौधे एक लिए है अपने लंबे, जैसे मान लो ये पौधा है, ये लंबा है और इसका संकर करवा रहे हैं, वो है बौना पौधा, इतना सा पौधा है। ये कौन सा है? शुद्ध लंबा। और ये कौन सा है? बौना। शुद्ध लंबे को अपने कैसे लिखते हैं? टी से, और इसको इस टी से, यानी ये दोनों टी, ये ऐसे, ये लिखते हैं। तो देखो अलग अलग दोनों लक्षण वाले पौधे के बीच संकर करवाया जाता है। इन दोनों के बीच संकर कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है। तो प्रथम पीढ़ी जैसे इनकी जो संतान होगी, जो इनसे जो पौधा बनेगा, तीसरा इनके बीच से जो पौधा बनेगा, उसमें केवल एक लक्षण आपको दिखेगा, ठीक है। और एक लक्षण क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। जो दो आपको दिखेगा वो हो गया प्रभावी, यानी एक लक्षण प्रकट होगा और दूसरा छिप जाएगा। तो प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी और छिपे हुए लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, अप्रभावी होता है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो अपन क्या कहते हैं, यदि शुद्ध लंबे पौधे टीडी, ये शुद्ध लंबे पौधे ले लिए टी टी, ये क्या है? शुद्ध लंबे पौधे। और देखो शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे को लिखते हैं टीपी से, ठीक है। शुद्ध लंबे और बौने, शुद्ध बौने, शुद्ध बौने पौधे हैं, वो है ये टीपी का बीच, इन दोनों के बीच संकर कराया जाता है। तो एप्पल पीढ़ी में सभी 100% ये। तो देखो इसमें क्या होता है कि अपन कहते हैं 2 लक्षण लेते हैं, तो प्रकट तो एक ही हो रहा है, तो इसमें से एक प्रकट हुआ, मान लो ये टी, और इसमें से दोनों ही एक ही जैसे है, तो देखो इसका ये टी होगा, दोनों ही एक ही जैसे है, तो प्रकट एक होगा ही होगा लंबाई, और इसमें दोनों ही बौने हैं तो एक प्रकट होगा। इन दोनों के बीच संकर करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो देखो जो बनेगा वो क्या होगा? ये क्या है? लंबा पौधा। शुद्ध लंबा नहीं है, देखो शुद्ध लंबा नहीं कह सकते क्योंकि शुद्ध लंबे में क्या होता है? दोनों ही टीटी बड़े होने चाहिए। तो ये क्या हुआ? लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो 100% देखो सभी पौधे क्या होते हैं? सिर्फ लंबे कह सकते हैं इसको, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो ये देखो इसको क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। ये हो गया अपने प्रभाविता का नियम कि जब दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है? लंबे पौधे, 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया प्रभाविता का नियम। इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है? देखो इस नियम के अनुसार संकर एप्पल पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षणों के जोड़े में विद्यमान रहते हैं। आपने देखा था जो एप्पल पीढ़ी के जो पौधे थे उसमें दोनों विपरीत लक्षण क्या थे? जोड़े में विद्यमान थे। दोनों विपरीत लक्षण यानी एप्पल पीढ़ी में अपने जो प्राप्त किया था, एक था ये टी और एक था ये टी, दोनों एक जोड़े के अंदर विद्यमान थे। ये F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम। F2 पीढ़ी में ये क्या हो जाते हैं? दोनों पृथक हो जाते हैं। जो अपने पढ़ा था, देखो एक थे अपने पास लंबे पौधे जिसको अपने लिखा था टीटी से, एक थे बौने पौधे जिसको अपने लिखा था इस ट्री से। इन दोनों के बीच संकट करवाया तो इससे कौन सा आएगा?
ये टी, और इससे कौन सा आएगा, ये टी। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया तो अपने पास आया था ये टी और ये टी। अब ये F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। F2 पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ये है लंबे, जिन्हें अपन संकर लंबे भी कह सकते हैं, यानी पूरे लंबे नहीं है, संकर लंबे। अब इसमें क्या हो जाता है, अगले पीढ़ी में देखो ये अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद में इसका संकर होता है। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से, एक ये दूसरा ये, और इसका ये दूसरा ऐसे ही पौधा है, उसके भी संकर करवाते हैं। तो देखो अगर मान लो इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये टी और ये टी, यानी शुद्ध लंबे हो गए। अगर इसका इसके साथ क्रॉस करवाते तो क्या होता, देखो ये टी और ये टी। अब देखो इसका इसके साथ क्रॉस कराते तो क्या होता, ये टी और ये टी। अगर इसका इसके साथ क्रॉस कराते तो देखो अपने को पौधे प्राप्त हुए हैं शुद्ध लंबे, ये अशुद्ध लंबे है, तो लंबे लेकिन पूरे शुद्ध लंबे नहीं है। ये क्या है, शुद्ध बौने। तो ये अपने को F2 पीढ़ी में प्राप्त है। ये F1 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है। ये कौन सी है, F2 पीढ़ी। जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुएगी वो लक्षण क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ये देखो अलग अलग हो गए यहाँ पे। तो बाद में इनसे ऐसे ही पौधे से संकर करवाया तो अपने पास ये रिजल्ट मिले। तो अब इसका देखते हैं आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। देखते हैं लक्षण प्रारूप क्या होता है इसका। और एक देख लेते हैं जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप में आपको दिख रहा है लंबे पौधे कितने दिख रहे हैं, लंबे होने चाहिए, शुद्ध होता है कैसे, देखो ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, तो 3:1। और जीन प्रारूप में देखो, जीन प्रारूप में अनुपात रहेगा, शुद्ध लंबा 1 है, अशुद्ध लंबे 2 है और शुद्ध बौना 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ये जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में आपको जीन की जो संरचना है उसके हिसाब से अनुपात देते हैं, तो ये जीन की संरचना। और लक्षण प्रारूप में अपन क्या है, जो बाहरी दिख रहे हैं उनके अनुपात को क्या कह देते हैं, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में ये भी लेंगे, देखो ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है। लंबा पौधा शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अपने को सिर्फ लंबा पौधा लेना है। ये लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन ये क्या है, बोना है, तो ये नहीं लेंगे। तो वो अनुपात हो जाएगा 3:1 और ये हो जाएगा जीन अनुपात हो जाएगा इसका 1:2:1। तो इसके बाद अपन देखते हैं संकर पूर्वज संकर। ये अगला प्रकार नहीं, दूसरे प्रकार पर ही आधारित है, नहीं पृथक्करण के नियम पर ही आधारित है संकर पूर्वज संकर। देखो क्या होता है, F1 पीढ़ी के पौधे यानी ये टीटी का संकर किसी भी एक जनक से करवाया जाता है, यानी जो प्रभावी है या अप्रभावी है, जैसे दोनों में से किसी एक से करवाए, यानी या तो इस टीटी से करवा दे या फिर इन टीटी से, दोनों में से किसी एक से करवाना क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकर। यानी F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी में अपने कौन से प्राप्त हुए थे, ये इसका या तो इससे संकर करवा दे या इससे संकर, दोनों में से किसी एक से संकर करवाना क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकर। जैसे हमने पहले परिभाषाओं में ये पढ़ा था संकर पूर्वज संकर। अब देखो संकर पूर्वज संकर के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बाह्य संकर, एक होता है परीक्षण संकर। देखो बाह्य संकर में क्या होता है, इस प्रकार के संकर में F1 पीढ़ी का संकर उस पौधे से करवाते हैं जो प्रभावी था, यानी अपने से देखो F1 पीढ़ी कौन सी थी, ये थी, ये अपना F1 पीढ़ी हो गया। इसका संकर अपन किससे करवाते हैं, जो प्रभावी लक्षण, प्रभावी कौन सा था, ये, ठीक है, इनसे करवाते हैं। तो इसका एक लक्षण आ जाएगा अपने पास, इसके 2 लक्षण आएंगे, देखो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग है, और इसका एक ही रहेगा ये। इसके बीच में संकर करवाते हैं, तो यहां देखो संकर करवाया ये, और इधर है, तो इसका अगर इससे करवाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, शुद्ध लंबे। अगर इसका इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, अशुद्ध लंबे। यानी प्राप्त क्या हो रहे हैं, लंबे पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं, दोनों क्या है, लंबे पौधे प्राप्त हैं।
तो देखो ये अपना क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राप्त संतति के सभी पौधे लंबे होते हैं, जिसमें 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे, यानी देखो आधे आधे दो ही है, जिसमें क्या है एक शुद्ध लंबा और एक अशुद्ध लंबा है। ये हो गया इसका, यानी ये F1 पीढ़ी का और ये कौन सा है शुद्ध लंबे, यानी ये सिर्फ लंबे कह सकते हैं और ये शुद्ध लंबे, इनके बीच संकरण पर है। F2 पीढ़ी में देखो परीक्षण संकरण में क्या हो जाएगा, देखो बाह्य संकरण में क्या होता है, F1 पीढ़ी का संकरण उससे करवाते हैं जो प्रभावी लक्षण थे, तो बाह्य परीक्षण संकरण में क्या हो जाएगा, F1 पीढ़ी का संकरण उससे करवाएंगे जो अप्रभावी है। तो देखो कौन कौन सा है, पहले तो लिख देते हैं F1 पीढ़ी ये रही, उसके बाद अप्रभावी कौन सा है ये, तो इसका एक पास अपने पास आ जाएगा, ये दोनों पृथक हो जाएंगे पृथक्करण के नियम से, और इसका एक ही रहेगा, एक ही प्रभावी है, दोनों में से कोई से ले लो चाहिए ही रहेगा। तो इसका देखो संकलन करवाते हैं तो देखो कैसे आएगा, इसका इसके साथ करवाएंगे तो अपने पास आएगा और ये आ जाएगा ये, यानी 50% लंबे और 50% शुद्ध बौने ये होंगे। तो ये इसमें लिख सकते हैं अपन लक्षण प्रारूप लिखे इसका 1:1 और जीन प्रारूप भी क्या है 1:1, मतलब 1 अनुपात में तो अशुद्ध लंबे और 1 अनुपात में शुद्ध बौने, और इसमें क्या है लंबे और बौने सिर्फ। तो ये हो गया अपना, ये जो पौधे ले रहे हैं ये F1 पीढ़ी का है और ये है अप्रभावी, इसमें ये F1 पीढ़ी है और ये है प्रभावी, इसके भी संकरण करवाते हैं तो इस तरह से प्राप्त होता है। ये हो गया अपना, इसमें देखो अगर ले लक्षण प्रारूप तो 100% क्या है लंबे, सारे लंबे दिख रहे हैं, लेकिन जीन प्रारूप क्या हो जाएगा 1:1, अपने को अशुद्ध यानी लंबे हैं उसको अलग रखना है जीन प्रारूप में। तो ये क्या हो गया अपने संकर पूर्ण संकरण, इसको अच्छी तरह कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इसके बाद जो अपना तीसरा नियम देखने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है, ये पहले ये देख लेंगे सबसे महत्वपूर्ण ये नियम है परीक्षा में, इस बार आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये नियम। तो देखते हैं इस नियम के क्या है तीसरा नियम, स्वतंत्र अपवन का नियम। स्वतंत्र अपवन का नियम क्या कहता है, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या, अपनी जो पहले दोनों नियम पढ़े थे वो एकल संकरण पर थे, मतलब एक ही लक्षण ध्यान में कर रहे थे, सिर्फ पौधे की लंबाई, क्या पौधा लंबा होगा बौना होगा या अशुद्ध लंबा होगा, ये एक ही लक्षण था मतलब लंबाई। द्विसंकर में क्या होते हैं अपन दो लक्षणों को ध्यान में रखते हैं, तो इसके अंदर दो लक्षणों को ध्यान में रखेंगे, आधारित होता है। इसके अनुसार दो जोड़ी विप्रेयसी लक्षण वाले दो पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है। दो विप्रेयसी मतलब दो अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है। तो इन लक्षणों को पृथक्करण स्वतंत्र, तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। तो इन लक्षण क्या होता है, पहले तो ये स्वतंत्र रूप से लक्षण पृथक हो जाते हैं। एक लक्षण को वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, एक लक्षण है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, इसे स्वतंत्र अपवन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपवन का नियम। देखो क्या है, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें क्या है, दो लक्षणों को यानी दो जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों को लेकर उसमें क्रॉस करवाया जाता है। तो एक लक्षण जो वंशागति का लक्षण है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे कहते हैं स्वतंत्र अपवन का नियम। देखो इसका उदाहरण देखते हैं। जब मेटल ने पीले व गोल, देखो दो लक्षण ध्यान में रखते हैं, एक तो है पीला दूसरा है गोल, यानी पीले बीज का रंग भी देख रहे हैं और बीज का आकार भी देख रहे हैं, तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान में रखें। तो पीले को बड़े वाई से लिखते हैं और अगर वो गोल है तो उसे आर से लिखेंगे, बड़े आर से। अगर पीला है तो वाई से लिखेंगे और गोल है तो आर से लिखेंगे। वाले पौधे का संकरण एक हरे को छोटे वाई से लिखेंगे और झुर्रीदार मतलब छोटे आर से इसको लिखते हैं। वाले पौधे के बीच संकरण करवाया जाता है। तो अपन पीढ़ी में सभी पौधे पीले व गोलाकार बीज के प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखो अपने पीले व गोल लेते हैं, पीले व गोल को कैसे लिखते हैं, वाई वाई से और आर से। और इधर लेते हैं हरे व झुर्रीदार, इसको किससे लिखते हैं, वाई वाई से और
छोटे आर से, हर एक को किससे लिखना है, आर से। तो देखो इन दोनों वाई में से क्या होगा, एक वाई आएगा यहाँ पर, और इसमें से एक आर आएगा, और ये क्या हो जाते हैं स्वतंत्र यहाँ पर। और इसमें से क्या आएगा, इसमें से देखो दोनों वाई क्या है, दोनों ही मतलब पीले हैं, तो पीले में से कोई एक पीला होगा और गोल में से कोई एक विलक्षण होगा, यानी अर्धपरतक होंगे। इसमें से क्या होगा, ये वाई और ये आर। अब दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, एक वाई ये वाई आर। लिखने का तरीका ये होता है कि पहले अपन उसके रंग को लिखेंगे और दूसरा उसको आकार को लिखेंगे। अगर बड़ा अक्षर है तो उसको पहले लिखना है, छोटे वाले को बाद में लिखना है। तो ये कौन से प्राप्त हो रहे हैं, देखो ना तो ये शुद्ध पीले हैं और ना ही शुद्ध गोल हैं। तो ये क्या होते हैं, देखो पीले शुद्ध पीले नहीं है, ये है तो पीले लेकिन शुद्ध नहीं है, गोल है लेकिन शुद्ध गोल नहीं है, तो पीले व गोल। तो कैसे प्राप्त हुए F1 PD, ये इसकी F1 PD होगी। ये प्राप्त हुए वो है पीले व गोल, ये प्राप्त हुए। अब इसकी F2PD में देखेंगे ये लक्षण है, ये भी क्या होंगे, पहले पृथक होंगे और पृथक होने के बाद में क्या होंगे, अलग अलग होकर देखते हैं इसमें कैसे बनते हैं, तो वो देख देते हैं। तो इसमें देखो अपन वाई वाई लिखा है, पहले आपको समझा देते हैं कैसे बनेगा, आर आर। तो देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे बनेंगे। तो ये वाई हो सकता है, ये वाई हो सकता है, ये आर हो सकता है, ये आर हो सकता है। तो पहले देखो इसका इससे करवाएंगे तो हो सकता है वाई आर आ जाए, एक लक्षण। दूसरा देखो अगर इसका इससे करवा देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आर आ सकता है। तीसरा देखो अगर इसका इससे करवा देते हैं तो वाई आर, और चौथा देखो इसका इससे करवा देते हैं तो वाई आर। ये पृथक होने के बाद में अपने पास चारों में से कोई भी लक्षण प्रकट हो सकता है इसमें F2PD के अंदर। तो इसकी एक टेबल बनेगी, वो देखते हैं किस तरह से बनेगी। अब देखो टेबल बनाने के लिए क्या करना है अपने को, इधर मान लो नर प्रजाति इधर है नर और इधर क्या है मादा। तो लिखने का नियम क्या है, वो ही लिखेंगे। देखो पहला लक्षण क्या है, ये वाई ये आर। दूसरे में देखो क्या है, ये वाई और ये आर। तीसरे में देखो वाई आर, और चौथे में क्या है, ये हो गया। इधर भी सेम का सेम आपको इधर लिखना है। दूसरे में देखो तीसरे में हो जाएगा ये वाई छोटा और ये बड़ा आर, और चौथे में हो जाएगा छोटा वाई और छोटा आर। टेबल आप देखते हैं कैसे बनानी है आपको। अगर इस लक्षणों का इसका संकलन होता है तो देखो दोनों वाई बड़े आएंगे और आर भी क्या आएंगे, बड़े। देखो इसका वाई दोनों बड़ा, आर आर बड़ा। इसका और इसका करवाते हैं तो देखो वाई तो दोनों बड़े आएंगे, एक आर बड़ा आएगा एक आर छोटा आएगा। अगर इससे करवाते हैं तो एक वाई बड़ा है, देखो इसका वाई बड़ा है इसका छोटा है तो छोटा लिख दिया। आर दोनों के बड़े हैं तो यहाँ लिख देंगे आर और आर। इसका इससे करवाते हैं तो देखो ये वाई बड़ा, फिर इसका वाई छोटा है, उसका आर बड़ा इसका आर छोटा। देखो आपको ये लिखते जाना है। ये वापस देखो इसका इससे करवाएंगे तो दोनों वाई बड़े हैं, ये आर बड़ा है एक छोटा है। तो पहले बड़े वाला लिख दे, पहले दोनों वाई लिखना है और पहले बड़ा अक्षर लिखते हैं। फिर इसका इससे करवाते हैं तो दोनों वाई बड़े हैं और दोनों आर छोटे हैं। इसका करवाते हैं तो ये वाई बड़ा है इसका वाई छोटा है, और इसका आर बड़ा है इसका आर छोटा है। फिर इसका इससे करवाते हैं तो देखो वाई बड़ा है वाई छोटा है और आर दोनों ही छोटे हैं, ये हो गया। फिर इसका इससे करवाते हैं तो इसी तरह आपको बढ़ाते जाना है, वाई या इसका करवाएंगे तो ये हो गया। फिर इसका करवाएंगे तो वाई वाई दोनों छोटे, देखो ये भी वाई छोटा है ये भी छोटा है, आर दोनों के बड़े हैं तो ये आर बड़े आगे दोनों के। इसमें देखो दोनों के वाई फिर से छोटे हैं, आर इसका बड़ा है इसका छोटा है तो ये आर बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। अब इसमें लास्ट वाला देखते हैं, इसका वाई बड़ा है ये वाई छोटा है, इसका आर बड़ा है इसका आर छोटा है। फिर इसके बाद देखो इसका
एक y बड़ा है एक y छोटा है, r दोनों के छोटे हैं तो ये r छोटे हो गए। इसका ऐसे करवाते हैं तो दोनों y छोटे हैं, ये r बड़ा है ये r छोटा है। उसके बाद इससे करवाते हैं तो दोनों y भी छोटे हैं और दोनों r भी छोटे हैं। तो ये हो गया अपना टेबल द्विसंकर सगर की F2PD। ये कौन सी होगी? F2PD, क्योंकि F1PD के बीच में देखो F1PD तो ये प्राप्त हुई थी, F1PD के बीच में संकर करवाते हैं तो अपने पास F2PD ये प्राप्त होती है। अनुपात प्राप्त होते हैं 9:3:1, यानी 9 में मतलब वो हो गए जो पीले और कौन से हो गए? जो पीले हैं और गोल हैं। देखो पीला y बड़ा और एक r बड़ा देखना है, कम से कम एक y और एक r बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, 4 हो गए, 5 6 7। इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 और 4 5, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक r बड़ा होना चाहिए था, नहीं है। तो ये 5 हो गए, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 9 अपने पास क्या गए? बड़े। उसके बाद देखो दूसरा 3:3, तो 3 में मतलब आपको देख रहे हैं दोनों r छोटे देख लो, तो दोनों r छोटे देखो किसके अंदर है? ये रहा 1 2 और ये 3, दोनों r छोटे 3। ये तो शुद्ध बॉन्ड जुर्रीदार हो गया, देखो दोनों ही छोटे हैं और दोनों ये भी छोटे हैं, तो ये दोनों का r में नहीं लेना। अब देखो दोनों y छोटे कितने हैं? 3 अनुपात में देखो दोनों y छोटे होंगे, तो देखो ये रहा 1 2 ये 3 और दोनों ही छोटे, यानी r भी छोटा और y भी छोटा, वो 1 अनुपात है। पीला व गोल, इसमें क्या है? पीला व झुर्रीदार। इसमें क्या हुआ? हरा व गोल। और इसमें क्या हुआ? हरा व झुर्रीदार। तो ये इस पौधा का अनुपात लिया है। अब इसका देखते हैं जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप में आपको पता है एकदम शुद्ध है, वही लेना है। y बड़ा और r बड़ा देखो एक में ही है तो एक आ जाएगा। सबसे जैसे मैंने ये अनुपात लिया, ये है बड़ा y और बड़ा r। उसके बाद ये लिया है इसका, फिर इसका, इस तरह से आप अनुपात सभी के देख सकते हैं, तो अपने पास ये अनुपात आ जाएगा। तो ये हो गया स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो इसके बाद देखते हैं तो मेंडल के वंशागति के नियम का महत्व क्या क्या है, क्या क्या नियम देने से फायदे हुए। देखो सबसे पहले अनेक घातक व हानिकारक जीन को अप्रभावी कर दिया। जो अपने किसी भी प्रजाति के अंदर कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा उसके अंदर कोई हानिकारक जीन है तो उसको क्या कर देते हैं? अप्रभावी कर देते हैं। जिससे क्या होता है? प्रभावी जो जीन है, जो सही जीन है, उसकी उपस्थिति में उसको क्या कर देते हैं? अभिव्यक्त नहीं होने देता। जो अप्रभावी है उसको अभिव्यक्ति नहीं होने देता, उसको आगे आने नहीं देता, तो हमेशा उसके क्या हो जाएगा? वो लक्षण ही खत्म हो जाएंगे उसके अंदर। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। पहले जीन के बारे में कुछ पता नहीं था, जो मेंडल ने अपने नियम दिए पृथक्करण का नियम, जिससे पता चला कि इसके अंदर जीन होता है, उसके भी अलग अलग लक्षण होते हैं जो उसको व्यक्त कर सकते हैं पृथक्करण के हिसाब से। तीसरा नियम था, इस नियम से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चला। पहले कोई संकर संतति नहीं होती थी। अगर मान लो कोई पौधा लंबा है तो ये लंबा रहेगा, या फिर बौना है तो बौना रहेगा, लेकिन इन दोनों के क्रॉस से एक नई संतति प्राप्त हुई, जो इससे मतलब दोनों से इससे लंबाई कम थी और इससे ज्यादा थी, मतलब संकर संतति प्राप्त हुई। ये संकर संतति पता चला। इस नियम से चौथा देखो, इस नियम के अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। जो अपने पहले बात कर चुके हैं, जो लक्षण अनुपयोगी है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, और जो लक्षण उपयोगी है उसको किसी भी जाति में लाया जा सकता है। इसके बाद अगला नियम देखो, मेंडल के नियमों के उपयोग से, मेंडल के नियम के उपयोग से क्या है? रोग प्रतिरोधक और उच्च किस्म की फसलें विकसित की जा सकती है। उन फसल के जीन को ही हटा देते हैं जो फसल क्या है? कम अपने को फायदा दे, और जो या जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जो ज्यादा जल्दी से उसको कोई ना कोई रोग लग जाता है, उस जीन को ही हटा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? अपनी फसलें अच्छी हो जाती है। तो यानी ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उच्च किस्म की फसलों को विकसित करता है। उसके बाद देखो, मानव जाति सुधार के लिए सूरजमुखी के
भी मेंडल के नियमों पर आधारित है। जो मानव जाति में सुधार के लिए, मतलब मानव जाति में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अधिक विकसित जातियां हैं, उसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं, जातियों से मतलब अपना ये नहीं है कि ब्राह्मण ये नहीं है, ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, इनसे मतलब नहीं है। मानव जाति का मतलब हुआ मानव, कोई भी मानव हो, उसके अंदर जाति का मतलब हो गया उस प्रकार क्या सुधार के लिए सूजन की मेंडल के नियमों पर भी आधारित है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये लेसन आपका आज पूरा हो गया, थर्ड लेसन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।